मित्रों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज काठमांडू का वातावरण, शैक्षिक वातावरण बहुत ही तनावग्रस्त है। आपको बता दें, 3 करोड़ जनसंख्या वाली देश और उसका 27,000 विद्यालय वह सुनसान पड़ा हुआ है और सभी शिक्षक एक निर्णय के खिलाफ काठमांडू में जमा हो गए हैं। टोटल 1 लाख सामुदायिक शिक्षक काठमांडू में उपस्थित हैं। बताया जाता है कि 1,30,000 शिक्षक और कुछ 30,000 कर्मचारी, इसके सभी को काठमांडू में बुलाया गया है। आपको इस विद्यालय में नेपाल के 53 लाख बाल बालिका की पढ़ाई स्थगित हो गई है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, वापस आ जाते हैं। मित्रों, मैं बता दूं, आज के पत्र पत्रिका में जो आया है और जो मैं व्यक्तिगत रूप से अभी देख कर आया हूं, शिक्षकों की स्थिति, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि सामुदायिक विद्यालय के 1,80,000 शिक्षक अतिरिक्त 30,000 कर्मचारी, ये सभी आंदोलन में चले गए हैं। मेरे हिसाब से 1 लाख शिक्षक अभी काठमांडू में जमा है, यहाँ पर अपने आंदोलन में आ गए हैं। इसमें कि 17 लाख विद्यार्थी जो कि निजी विद्यालय में है, निजी विद्यालयों ने इसमें एकबद्धता दिखाई है, लेकिन वो अभी खुलकर इसमें नहीं आई है। उसमें 17 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि शिक्षक, जो कि नेपाल का अगर इतिहास देखा जाए तो जितना भी आंदोलन हुआ है, प्रजातांत्रिक आंदोलन, सभी आंदोलन में शिक्षक शामिल हुए हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, सभी पार्टी शिक्षक का इस्तेमाल किया है और शिक्षक के इस्तेमाल से ही, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जो पार्टी हो, नेपाल में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन पिछले दिनों अगर देखा जाए तो शिक्षक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल माओवादियों ने किया है। माओवादी पार्टी इस पर हावी था और वो शिक्षक के सहारे ही अपना आंदोलन करने में सफल हुआ है। अब उसमें बता दें, वही शिक्षक जो है अभी 18 बूंदा मांग के साथ काठमांडू में जमा है। दरअसल इस मांग के पीछे क्या है कि जब से नेपाल के संविधान लागू हुआ है, नेपाल के संविधान में 3 तह की सरकार है। एक तह तो सबसे ऊपर है, आपको केंद्र द्वारा संचालित है। दूसरा प्रदेश की सरकार है और कहा जाता है कि सबसे पावरफुल सरकार तीसरे तह का, यह इसको स्थानीय सरकार कहा जाता है, जो कि गांव स्तरीय, नगर स्तरीय, पालिका स्तरीय कहा जाता है, ये सरकार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मांग क्या है कि जो शिक्षक आज तक केंद्रीय नेतृत्व में थे, उन शिक्षकों को ये संघीयता के अंतर्गत गांव के अधीन, यानी कि स्थानीय सरकार के अधीन रख दिया गया है और उसका एक विधेयक पास होने जा रहा है। यही जो है, प्रदेश भी नहीं, प्रदेश को तो कहा जा रहा है कि यह केवल ब्रोकर का काम करती है प्रदेश सरकार, इसका शिक्षक पर उतना अधिकार ही नहीं है। तो जो अधिकार है सो पालिका स्तर, गांव पालिका स्तर, नगर पालिका स्तर में, स्थानीय सरकार में। तो उसमें कहा जाता है कि अब शिक्षक का सभी मांग और उसका नियुक्ति से लेकर उसका ग्रेड वृद्धि, उसका ट्रांसफर, उसको सजाए, सभी काम अब ये पालिका और ये तीसरे स्थानीय सरकार द्वारा किया जाएगा। सबसे बड़ी मांग इनका यही है।
हालांकि ये संघीयता के अंतर्गत तो ऐसा लगता है कि वो मांग तो इनको मांगना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या हो रहा है कि जो भी बैचलर पास शिक्षक है, पढ़े लिखे शिक्षक है, उस पर कार्रवाई करने के लिए उसका विजिटिंग, उसका रेख देख करने वाला क्या होता है, तो एक वार्ड अध्यक्ष या वार्ड का मालिक, जो कि समझिए जिसकी शैक्षिक योग्यता उसमें नहीं रखी गई है। यही मानसिक रूप से शिक्षकों को परेशान कर रहा है कि जो हेडमास्टर है उसकी एक क्राइटेरिया है, उसकी शैक्षिक योग्यता निर्धारित है, लेकिन अब उस हेडमास्टर हो, वह शिक्षक हो, उस पर एक वार्ड का अध्यक्ष, एक वार्ड का नेता उस पर शासन करेगा। यह मानसिक रूप से किसी भी शिक्षक के लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसी के लिए वो आंदोलन में यहाँ काठमांडू में उतरे हुए हैं। अब बताया जा रहा है जो गांव की स्थिति जो है, सो उसमें जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी अपने अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यकर्ता का वहाँ पर पालन पोषण कर रहे हैं, और सभी अपने अपने राजनीतिक कार्यकर्ता को शिक्षक में नियुक्ति किए हैं। तो इससे क्या है कि जो शिक्षक का स्तर है उसका स्तर निश्चित रूप से नीचे गिर गया है। तो इसको लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है, और अभी जो विधेयक जा रहा है उस विधेयक में रखा गया है कि शिक्षक अब संगठन नहीं कर सकते हैं, तो इसका विरोध हो रहा है। मैं बता दूं कि इसका अभी एक हमारे शिक्षक ही हैं जिनका कि बहुत बड़ा योगदान भी है शिक्षा क्षेत्र में, उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है, मैं आपको उसका कुछ अंश पढ़ के सुना रहा हूँ। ये अजय कुमार झा जलेश्वर से लिखे हुए हैं। शिक्षक जैसे मर्यादित और अत्यधिक सम्मानित पेशे पर नेपाल सरकार और राजनीतिक दलों के द्वारा कभी उचित ध्यान नहीं दिया गया। वर्षों तक शिक्षक के लिए विज्ञापन न किए जाने के कारण लाखों युवाओं जो शिक्षक बनना चाहते थे वे असमंजस में प्रतीक्षा में ही रिटायर्ड हो गए। अब यहाँ एक समझने वाली बात क्या है कि 2052 में लिए गए परीक्षा का परिणाम 2061 में निकाला गया। ये देखिए कितना गैप है। 52 में एग्जाम होता है, 61 में उसका रिजल्ट निकलता है, और इस बीच में क्या किया गया, देश के शिक्षा क्षेत्र को योजनाबद्ध रूप में धराशायी बनाने में सफल नेता और सरकार आज उसी शिक्षक के भविष्य को गुलामी के घटिया जंजीरों से बांधना चाहती है। यह बहुत ही सोचनीय बात है। आज से 5 साल पहले 12,000 शिक्षक को नौकरी से हटाकर, जो ओली साहब की सरकार थी, हटाकर ये माले अपनी गलती को अब सुधारने में थोड़ा थोड़ा सफल हो रहा है। उन्होंने लिखा है आगे, शिक्षक के महिमा को संबोधित कर जनमत के विद्वान नेता सीके राउत शिक्षक वर्ग के सम्मान में लगे हुए हैं। हालांकि जितने भी नेता लग रहे हैं वो सभी पार्टीगत रूप से, लेकिन डॉक्टर सीके राउत का जो अभी बयान आ रहा है, जो शिक्षक के पक्ष में उतर रहे हैं, हालांकि उनका जो विधान है पार्टी का, उस विधान में भी शिक्षक के लिए कुछ गारंटी दिया गया है, लेकिन अब वो सत्ता में है लेकिन उनकी बहुमत नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इधर खुलकर थोड़ा जो खिंचाई हो रही है वो काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन साहब का। बालेन जैसे यहाँ लिखा गया है कि बालन जैसे उभरा हुआ व्यक्तित्व अपनी उत्तेजना के कारण पल भर में गुमनाम होते नजर आ रहे हैं।
वो अन्य क्षेत्रीय पार्टी भी गुमनाम अस्तित्वहीन होता नजर आ रहा है। आपको इसी पर आगे है कि काठमांडू के विख्यात मेयर बालेन शाह, शिक्षक का भी बहुत ज़्यादा आक्रोश बालेन शाह पर आ गया है, चूँकि इस आंदोलन का मेयर बालेन ने विरोध किया है, वो समर्थन नहीं किया है। उन्होंने सीधे कह दिया है कि शिक्षक को अपना स्कूल तुरंत वापस आना चाहिए, और बालेन हमेशा विवाद में रहे हैं। तो उस पर इन्होंने लिखा है, काठमांडू के विख्यात मेयर बालेन शाह द्वारा जारी उर्दी में राणा शासन का आभास दिख रहा है। जहानिया राणा की तरह आम जनता की बात न सुनने और अपने विचार थोपने की परंपरा बालेन में आज भी जीवित होने के कारण देश भर में व्याप्त ख्याति पल भर में ध्वस्त हो गया है। यह बालेन के लिए तो दुखद है ही, लेकिन आम जनता के लिए भी दुखद है, जो कि बालेन जैसा व्यक्ति को जिताकर लाता है, उनके लिए भी शोचनीय हो गया है। बालेन में नेपाल के युवाओं ने एक योग्यतम नेतृत्व के छवि को देखा था। नेपाल के लिए वो बहुत अच्छे शासक के रूप में दिख रहे थे, लेकिन वो अभी उनकी यह पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घट रही है। अब आपको बता दें कि क्या है, शिक्षा अधिनियम 2028 अभी भी जीवित है। अब ये बताया जा रहा है, उस अधिनियम के अनुसार बालेन को कहीं से भी शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जो कि उन्होंने एक धमकी दी है। अधिकार क्षेत्र से बाहर बयान जारी कर बालेन शाह के निरंकुश और अयोग्य चरित्र का वो परिचायक दे रहे हैं। यदि बालेन में थोड़ा सा भी लोकतांत्रिक आचरण है तो उन्हें महान शैक्षिक आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें शिक्षण कार्य तेजी से संचालित हो। अब यह चीज यहाँ देखने की बात है कि शिक्षक को सरकार के किसी भी अंग में स्थानांतरित होने का संवैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक समाज उसे सलाम नहीं करेगा। आखिरकार कोई ऐसा अन्य सरकारी क्षेत्र नहीं है जिसमें शिक्षकों से अधिक विद्वान हो। यदि आपको विश्वास नहीं है तो उन्होंने चुनौती भी दिया है कि आकर आप देखिए। वास्तव में यहाँ थोड़ा मायूसी का जो प्रश्न है, मायूसी का सवाल जो उठ रहा है वह यही हो रहा है, जो शिक्षक जैसे व्यक्ति जो कि अभी उन्हें मान लीजिए उनके ऊपर जो रखा गया है, उनका एक मांग यहाँ पर है 17 नंबर बुदा में कि कर्मचारी को पेशागत सुरक्षा। प्रस्तावित विधेयक ले शिक्षक कर्मचारी माथी विभागीय कार्रवाई को ग्रेड वृद्धि रोकने, बरुआ रोकने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्ध मार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजेको देखिन्छ। ये शिक्षकों का 17वां बुंदा में यह मांग है, मुख्य रूप से यही मांग और उसके अंतर्गत रखने वाली मांग को ये शिक्षक नहीं मान रहे हैं और वो अंदर से मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन जबकि संविधान अनुसार यह स्पष्ट है कि शिक्षक को चाहे विद्यालय को वो तीसरे तह के तीसरे निकाय में वो रखना ही पड़ेगा और यदि संघीयता को मानते हैं तो संघीयता के अंतर्गत उन्हें स्थानीय सरकार के अंदर जाना ही पड़ेगा। हाँ, और सभी जितना मुद्दा है वह मांग पर विचार भी हो सकता है और वह पूरा भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो केंद्र में थे उनको उसके मातहत में जाने में, स्थानीय तह निकाय के मातहत में जाने में परेशानी हो रही है। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होगी। जो उनका मांग भी जायज़ है कि जो लोग आज तक अपना शैक्षिक पेशा अच्छी तरह निभा
रहे थे, उस पर अब एक व्यक्ति, एक राजनीतिक व्यक्ति यदि उससे थोड़ा सा भी उससे नाराज होता है तो वह जाकर उसका क्लास में जाकर टेस्ट भी ले सकता है और उसका ग्रेड रोका कर सकता है, उसको सजाए दे सकता है और उसको निष्कासन तक कर सकता है। यह अधिकार जो है सो यह शिक्षक के लिए भी और एक मर्यादित व्यक्ति के लिए भी यह सहनीय नहीं है। तो सरकार को अब करना क्या चाहिए इसमें कि अब आप कुछ संशोधन तो करना ही पड़ेगा कि आप एक ही बार इतना बड़ा शिक्षक जो कि समुदाय है, शिक्षक समुदाय जो आपको आज सत्ता में बैठाया है, नहीं तो नेपाल में पंचायती शासन थी और आप लोग कभी प्रजातंत्र देखते नहीं और हर पार्टी ने शिक्षक का इस्तेमाल किया है अपना आंदोलन में। लेकिन वह शिक्षक अगर एक निचला स्तर के निकाय में चला जाए और वह व्यक्ति जो इसको कहा जाता है कि नेपाली में कहा गया है कि टोले गुंडा, जो बहुत कहा जाता है, जो टोले गुंडे, हर टोला में कुछ न कुछ गुंडा रूपेण होता ही है, तो वो आकर उस शिक्षक पर शासन करे और उसके कहने पर उसको निष्कासित कर दे, तो उसके लिए कोई अधिकार नहीं है, कोई आईन नहीं है जिस आईन के तहत वो आंदोलन, वो न्यायालय में जाएगा, वो कहीं जाएगा। वह आईन बनना जरूरी है। वह आईन बनकर, वह विधेयक लाकर, तब ये केवल शिक्षक के लिए ही नहीं, शिक्षक भी आखिर एक आम नागरिक है। ये आम नागरिक के तहत एक आम नागरिक के सम्मान हेतु भी यह चीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका स्थानीय निकाय हो, प्रदेश निकाय, ऊपर में तो देखते हैं कटरम कटरी होता है। आप संसद में जाते हैं तो आप तो नंगा होकर कपड़ा खोल के जो है सो वहां पर नाच करते हैं, लेकिन वह एक स्थानीय निकाय में क्या क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। और उसके अंदर एक मर्यादित पेशागत व्यक्ति को आप रख रहे हैं तो उसका तो कुछ अधिकार का सुरक्षा का करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। वह सुरक्षित आपको न्याय संगत होना चाहिए कि कल अगर एक शिक्षक बर्खास्त होता है, कल अगर यह शिक्षक पर कोई कार्रवाई होती है तो वह शिक्षक को इतना अधिकार मिलना चाहिए कि वह जिला अदालत, चाहे वो जहाँ का अदालत हो, उस अदालत में जाए, ऊपर जाए और वो सर्वोच्च तक पहुँचे। वह अधिकार उसको मिलना चाहिए और यह न्याय में संशोधन होना ही चाहिए। मित्रों, आज मैं आपको ये शिक्षा संबंधी जो नेपाल में हो रहा है, आज काठमांडू में जाकर देखिए तो लाखों लोग सड़क पर हैं और पूरा रोड जाम है। ये 3 दिन से चल रहा है और आज वार्ता भी हो रही है। हो सकता है वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकले। हालांकि मंत्रिमंडल दिखा रहे हैं 5-5 मंत्री वार्ता में शामिल है, लेकिन वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे वह देखने की बात है। फिलहाल मैं इसको यहीं पर रखता हूँ। आपको आगे की जानकारी दूसरा रिपोर्ट में ज़रूर दूंगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन हाँ मित्रों, हमारा यह वीडियो YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।